हम यहाँ पर आए इतिहास बदलने के लिए आए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब राजस्थान में उन्होंने जो कुछ किया है वो छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम साल 12 महीना 24 घंटा 7 दिन चलते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए राजनीति में काम कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे देश की जनता जुड़ भी रही है। मोदी जी एक विश्वसनीय और ठोस नेता के रूप में पूरे देश और पूरे विश्व के सामने आए हैं। आप देखेंगे कि अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया और तीनों राज्यों में सरकार बनाई है और आने वाले समय पर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीट जिताएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के नए पायलट पर। जी हां, सचिन पायलट बन चुके हैं कांग्रेस के नए पायलट और नए पायलट ने अब उड़ान भरनी शुरू कर दी है। उनकी नियुक्ति को 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज जैसे ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे तो मानो कांग्रेस को नए पंख लग गए थे। काफी जोश और उत्साह से भरा हुआ नजारा सामने आया। कांग्रेस हार के बाद हताशा में चली जाएगी ऐसा सोचा जा रहा था, लेकिन पायलट ने जो उड़ान भरी है उससे लग रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से नए जोश से भरे हुए दिख रहे हैं। जगह जगह स्वागत हुआ है और उसके बाद पायलट का यह दावा कि हम इतिहास बदलेंगे, विधानसभा की हार को भूलकर लोकसभा जीतेंगे, इसमें कितना दम है और नए पायलट से कितनी उम्मीदें हैं, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अशोक राज आहूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं अजय चंद्राकर जी, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और जैसा कि हमने बताया कि आज से नई उड़ान भरती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है नई प्रभारी के नेतृत्व में। तो नए प्रभारी क्या चमत्कार करेंगे, क्या उन्होंने दावा किया, वो हमने आपको सुना ही दिया। अब एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की ओर रुख करता हूं और कांग्रेस के ओर से पक्ष रखने के लिए अशोक राज आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अशोक जी, काफी उत्साह से भरे हुए वो नजर आए, उनका बयान भी हमने सुना, लोकसभा में अलग परिणाम आएंगे, वो ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन ये संभव कैसा होगा? बयान देना आसान है, इसे इंप्लीमेंट करके 2 महीने में दिखाना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन क्या पायलट कोई गुल खिला पाएंगे? देखिए, ऐसा है, राजस्थान के 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस समय 166 विधानसभा सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को मात्र 21 विधानसभा सीटें मिली थी। लेकिन उसके पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी, बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई और सचिन पायलट जी को कांग्रेस की कमान वहां मिली और जिस ढंग से उन्होंने वहां पर आम जनता के साथ जुड़कर लोगों के बीच जाकर जो काम किया और उसका नतीजा ये रहा कि 18 में वहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। तो वो एक मास्टर प्लान जो उनके दिमाग में है, आज उसी के बारे में उन्होंने अपनी मीटिंग में, चर्चा में जानकारी दी और कांग्रेस जनों से ये भी कहा कि आप सब इसी रास्ते में चलेंगे। तो निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है, और कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में जरूर हार गई है, लेकिन हम निराश नहीं है, हताश जरूर है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं उम्मीद थी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को अंदर से मान के चल रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। ये एक
चमत्कार है, चमत्कार हो गया, लेकिन हम लोकसभा में हम उस जो हार है, पराजय है, उसको हम उसका बदला लेंगे और निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की लोकसभाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या कुछ करने वाली है ये हम एक बार अलग राउंड में जब बातचीत होगी तो जानेंगे। लेकिन बीजेपी किस तरीके से चैलेंज को लेती है जान लेते हैं अशोक राज आहूजा जी से। अशोक राज आहूजा जी, अभी बृजमोहन जी क्या नए प्रभारी को कोई चैलेंज चुनौती के रूप में बीजेपी देखती है? जी जी अशोक बजाज जी। जी तिवारी जी, नए पायलट आए हैं और आपको मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान की राजनीति से अलग थलग करने के लिए छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में उन्हें कमान दी गई है और वो केवल अपने बातों का जमा खर्च कर रहे हैं, वो उड़ान भरते रहेंगे। हवा हवाई का उन पर जो क्या क्या आरोप कांग्रेसियों ने ही लगाए, हम नहीं लगा रहे। कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, ऐसे लोगों ने उन पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। क्या नए पायलट आए हैं, ये उन आरोपों पर जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे क्या? सबसे पहला प्रश्न ये है। दूसरा क्या है, कांग्रेस बुरी तरह अंतर्द्वंद से उलझी हुई है। कांग्रेस को अभी तो संभलना है और पिछली बार भी ये हमारी भारतीय जनता पार्टी 90 में से 64-65 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही है। इस बार तो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। इनको सपना देखने दीजिए, ये मुगालते में रहेंगे। न इनकी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, न ईडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है, न छत्तीसगढ़ में एक सीट हासिल होने वाली है। पिछली बार जब इनकी सरकार थी तो उसकी बदौलत ये 2 सीट हासिल करने में जरूर सफल हो गए थे, लेकिन इस बार ये 0 पर आने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, 0 पर आने वाले हैं। एक तरीके से बड़ा दावा है और दावे के पीछे उनके ठोस कारण भी है, उस पर बाद में आएंगे। एक बार अजय चंद्राकर जी की ओर रुख कर लेते हैं। राजनीतिक नजरिए से ये जो घटनाक्रम है कितना असर डालेगा राजनीति पर, अजय चंद्राकर जी से समझ लेते हैं। चंद्राकर जी, सचिन पायलट एक ऐसा लीडर जिसको लोकप्रियता के मामले में कहा जाता है कि राहुल गांधी के बराबर है। राजस्थान में उन्हें कुछ संकट झेलना पड़ा, लेकिन अब प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ आए हैं। हाथों हाथ कांग्रेसियों ने लिया है, गजब का उत्साह देखने को मिला है। चुनौती बड़ी है, लेकिन यहाँ कुछ कर पाएंगे क्या सचिन? क्या सचिन तेंदुलकर टाइप बैटिंग चलेगी क्या उनकी यहाँ? मोहन जी, इसमें कोई शक नहीं। 2018 विधानसभा के चुनाव में संगठन लेवल पर पायलट जी को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा और वहां कांग्रेस को सफलता मिली थी। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग विषय है मोहन जी, क्योंकि हम 1996 से लेकर के जितने भी प्रभारी आए कांग्रेस में, उन सब का विश्लेषण किए और 1996 से लेकर के वर्तमान समय तक 19 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, इवन छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश में था, उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों जगह बीजेपी की सफलता की स्ट्राइक रेट लोकसभा के चुनाव में 86% रही। बिल्कुल। तो ये बड़ी चुनौती। मैं ये भी नहीं मानता कि कोई भी जो परफॉर्मेंस है वो चिरंजीव रहेगा, स्थिर रहेगा, ऐसा भी नहीं मानता। लेकिन यहां पर आंकड़ा बता रहा है। मैं 100 सीटों की चर्चा करूं 2019 के ही चुनाव में, छत्तीसगढ़ में तो 11 सीट, जिसमें छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड, कांग्रेस को 100 में सिर्फ 3 सीट मिली और 2 सीट अशोक बजाज जी जो कह रहे थे वो छत्तीसगढ़ से। तो यहां बात आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस जब भी आमने सामने चुनाव में रहे हैं
बीजेपी को लाभ मिलता है लोकसभा के चुनाव में। दूसरी बात यह सच है कि बीजेपी, कांग्रेस या क्षेत्रीय छत्रप चुनाव लड़े हैं तो भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है। उदाहरण 275 सीट की मैं कुछ राज्यों का जिक्र करता हूं, उसमें बीजेपी को मिला है 153 सीट, क्षेत्रीय छत्रपों को 108 सीट और कांग्रेस को 18 सीट 275 लोकसभा में। और वो राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा और तेलंगाना। तो ये कठिन डगर है, लेकिन जो आज जोश दिखाई दिया है उसकी तो प्रशंसा होगी। अब ये समय ही बतलाएगा कि वो चुनाव के लिए, चूंकि बीजेपी यहां सफलता हासिल की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह से बढ़ाते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है, या कुमार गोलू जैसे व्यक्तियों का यहाँ किस तरह का उपयोग किया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा मोहन जी। बिल्कुल नहीं, ये तो सब परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन क्या 1 महीने पहले जहां हार हुई वहां 5-6 सीट जीतना संभव हो पाएगा? क्या एक रेगिस्तान जैसी स्थिति बन गई है, वहां पानी निकल पाएगा क्या? सचिन जो है पायलट, वो इसमें कितने सफल हो पाएंगे? आपको कितनी संभावना दिखती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान को रेगिस्तान ही कहा जाता था या कहा भी जाता है जी। ये अलग बात है कि पर्यावरण में अब जो परिवर्तन हुआ है तो बात दूसरी हो गई है, लेकिन मैं 96 से प्रभारियों को जितना देखा हूं, अब वो मैं विश्लेषण किया, हम कांग्रेस पार्टी आशावादी हो सकती है तभी सचिन जी को यहां भेजे हैं, लेकिन मेहनत बहुत करना है। इनके लिए प्लस हो सकता है, जैसे भूपेश सरकार के प्रतिकूल कुछ विषय ऐसे थे जिनको बीजेपी कम्युनिकेट करने में सफल रही। अगर वो 10 साल के मोदी जी के एंटी इंकम्बेंसी को जनता के सामने कम्युनिकेट करने में कितना सफल होते हैं, लेकिन अभी तक 96 से लेकर के अभी तक का परफॉर्मेंस लोकसभा का कुछ और कहता है मोहन जी। ठीक है, चलिए, लोकसभा में अलग पैटर्न से वोट डाले जाते हैं और जो हिंदी बेल्ट है, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पुराना इतिहास देखें तो बीजेपी के प्रतिशत ज्यादा दिखाई देते हैं और ऐसे में ये जो डगर है वो कठिन लग रही है पनघट की। लेकिन अशोक राज आहूजा जी का दावा भी सुन लेते हैं कि वो इसे आसान क्यों मान के चल रहे हैं। अशोक जी, ये शैलजा जी आई, बेचारी समझ के गई थी, पूरा एक एक विधानसभा का खाका समीकरण सब उनको याद हो गया था। अब ये सचिन जी आए, इनको तो 3 महीना समझने में लग जाएगा जब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा। देखिए, सचिन जी बहुत अनुभवी और पुराने नेता हैं और विपक्ष की राजनीति वो राजस्थान में 6.5 साल वो अध्यक्ष रहे, जानते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। रही बात लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने की, तो अभी जो हाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन चुनाव में कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं, जिसमें लगभग 5 लोकसभाओं में हम बीजेपी के आसपास है या कहीं जांजगीर चांपा या राजनांदगांव में हम बीजेपी से आगे भी हैं। तो इन 5 विधानसभाओं में हमारा प्रदर्शन तो बिल्कुल बेहतर रहेगा और बाकी जो विधानसभा, बाकी जो लोकसभा है, ये 5 लोकसभा के बाद उसमें भी हमारी पूरी कड़ी तैयारी है। और जो कांग्रेस में जो 2 ढंग से स्वागत हुआ, उस ढंग से आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि हम लोग अभी भी जोश में है और जोश जो हुआ है आज दिखा है वो पूरे होश के साथ दिखा है। तो कांग्रेसियों ने कमर कस ली है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बार और बता दूं कि इंडिया अलायंस भी अब जो है सीटों का बंटवारा उसमें बहुत जल्दी होने वाला है और उसमें सभी पक्ष जो हैं उसमें जो तय हुआ है, केवल 40% वोट पा करके बीजेपी पिछले 10 साल से भारत की राजनीति में सरकार बना रही है। लेकिन अब जो 60% अलायंस जो विभिन्न पार्टियों का होने वाला है, बड़ा सोच समझ के हो रहा है और सारे लोग भारतीय जनता ये तो देश की बात हो गई। छत्तीसगढ़ में बताइए कौन सा चमत्कार करेंगे कि सीटें जीत जाए? उसी चमत्कार का देखिए, डायरेक्ट फाइट जब भी होगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पिछले 2-3 विधानसभाओं से लोकसभाओं में हमको अच्छा प्रदर्शन हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार जो है हम अपनी दुगनी ताकत के साथ में और दुगने लक्ष्य के साथ में। और रही बात केंद्र सरकार की,
तो केंद्र सरकार के पास केवल राम नाम का मुद्दा अभी है। आप जो भी टीवी चैनल उठा के देख लीजिए तो राम नाम की धूम मची हुई है। इसके अलावा महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं हो रही है। और छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने जो धान खरीदी की बात की 3100 रुपए में, आज भी 2100 रुपए का पेमेंट उनको हो रहा है और 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। अभी जो बोनस दिया गया है, 2 साल की घोषणा हुई है, उसमें 1 ही साल का बोनस दिया गया है। मातारी वंदन योजना में भी 100 तरह के कानून अब लगाए जा रहे हैं। शादीशुदा महिलाओं को दिया जाएगा, अविवाहित को नहीं दिया जाएगा। तो इस ढंग से जो एक नाराजगी जनता के मन में, छत्तीसगढ़ की जनता को ये लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देके चले गए हैं और कांग्रेस को हरा के हमने गलती की है, तो जनता वापस से इस बार कांग्रेस की तरफ 3 महीने में मोह भंग हो जाएगा, ये कहना है सचिन पायलट का भी और हमारे साथ बैठे हैं अशोक राज आहूजा जी का भी। अशोक बजाज जी, आपका क्या कहना है, इन 3 महीनों के मोह भंग को रोकेंगे कैसे? कम से कम 3-4 महीने तो रोक के रखिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है। देखिए तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर पूरा काम हो रहा है। यहाँ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी शुरू हो गई है। 3100 रुपया देने का भी हमारा वादा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट कर दिया है, हमारे घोषणा पत्र में भी है। मातारी वंदन योजना के बारे में हमने पहले ही कहा था कि विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा और उन महिलाओं के लिए कौन महिलाएं रहेंगी, उनका आधार कार्ड और उनका बैंक अकाउंट नंबर, ये सब अभी काम होगा, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा आएगा और सारी गारंटी पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह वादा खिलाफी वाला काम नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम नशा मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे, लेकिन नशा मुक्त हुआ नहीं। बात यही खत्म नहीं होती है, आप नशा मुक्त नहीं किए चलो, लेकिन घर घर शराब पहुंचाया आपने। नई पीढ़ी को जो स्कूली बच्चे हैं उनकी पहुंच तक शराब चला गया। आपने ओवर रेटिंग की, आपने नकली शराब बेचा, जो उनके ग्राहक हैं उनकी पसंद से अलग हटकर शराब दिया। आपने केवल प्रोपेगेंडा करते रहे। अभी राम नाम की बात आ रही है, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है ये 22 जनवरी को है, पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस शोक में डूबी है। ये कहती हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे भैया मत जाओ, राम जी तो आएंगे, आएंगे आएंगे, राम आएंगे। और लेकिन कांग्रेस के लोग बहिष्कार कर रहे, आमंत्रण को प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक जो आमंत्रण मिला उस आमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। ईडी अलायंस की बात कर रहे हैं, तो ईडी अलायंस के कई जो इनके सदस्य हैं, पार्टी के दल के सहयोगी हैं, इन लोगों ने तो सनातन का विरोध किया है। तमिलनाडु के एक मंत्री ने बयान आया है। ठीक, ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। हम छत्तीसगढ़ में आते हैं, एक बार अजय चंद्राकर जी की राय ले लेता हूं। अजय जी, पिछले परिणाम को ही अगर हम देखें तो 2 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। ये सीटें भी क्या कांग्रेस बचा पाएगी? क्या कांकेर जो है वो कम वोट से हार गई थी कांग्रेस, तो 3 सीट जीत लीजिए, जहां पर 3 सीट मान लीजिए जहां पर कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिला था, कांकेर, कोरबा और बस्तर। तो इन सीटों में क्या सचिन अपनी सीटें बरकरार रख पाएंगे क्या? इसका तो ये मान के चलें बरकरार रखने की स्थिति में है कांग्रेस। मोहन जी, सचिन पायलट जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है एज ए एक प्रकार से इंचार्ज के रूप में। दूसरी बात है कि यहाँ का जो पीसीसी अध्यक्ष है वो कितना एग्रेशन दिखाते हैं। तीसरी बात आएगी कि कांग्रेस के पास रिसोर्स कितना होगा। चौथी बात यह रहेगी, देखिए जब 18 में कांग्रेस को विशाल बहुमत मिला, उसके बाद भी मात्र 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत पाई। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, इसको राष्ट्रीय लेवल पर ले जाता हूं और छत्तीसगढ़ के ही समकक्ष पूर्वोत्तर राज्यों में असम जैसे स्टेट में 14 सीट में 11 सीट बीजेपी जीती है और असम के ही साथ साथ 7 सिस्टर जो है राज्य, उसमें भी 11 में 7 सीट, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत है। मैं पहले भी आपसे संवाद किया था मोहन जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा के दृष्टिकोण से जब भी आमने सामने हुई है,
96 से बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, लेकिन अब नए प्रभारी के रूप में वो किस तरह से, मोदी जी को भी 10 साल हो जाएगा, उसके जो कह सकते हैं अन्य ऐसे विषय हैं जिनको जनता के सामने रखना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है, उसको कितना कम्युनिकेट करते हैं, ये सबसे की रहेगा। ठीक है, तो सीटों का अनुमान लगाना कठिन काम है, बिल्कुल कठिन काम है, लेकिन इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अशोक राज आहूजा जी, अभी संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा, सचिन पायलट को एकता बनाना है, अलग अलग गुटों को खत्म करना है, सत्ता में और संगठन में दूरी बन गई थी, ये उसे दूर करना, ये सब चैलेंज है, ये सब आप लोग के ध्यान में है कि नहीं? इन्हें दूर करना है तभी लोकसभा जीत पाएंगे। देखिए, विधानसभा में हार के बाद हर कांग्रेस नेता और हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपने मन में इस बात को भली भांति माना है और इस बात को ठाना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक तो हुई है, और अब वो जो चूक है, वो जो गलती है, वो जो असावधानी है, वो हम लोकसभा के चुनाव में नहीं होने देंगे। और रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार को 10 वर्ष हो गया है, महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ठीक है, अभी इन्होंने कहा, बजाज जी ने कहा कि भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के बुलावे की जरूरत नहीं है। राम तो सबके दिलों में है, राम सबके हृदय में, सबकी आस्था राम में है। तो हम जाएंगे, 23 को भी जा सकते हैं, 24 को भी जा सकते हैं, हमारे नेता उसके बाद भी जा सकते हैं। ये राम जो इनका, ये तो अडवाणी के राम थे, पहले अटल बिहारी के राम थे, अब ये मोदी के राम हो गए। तो हम अडवाणी, अटल बिहारी और मोदी के राम को नहीं मानते हैं, हम जो भगवान राम है उनको मानते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो इसीलिए अयोध्या नहीं जाने का कारण मैंने आपको बताया। एंटी इनकम्बेंसी जो होगी, निश्चित रूप से गैस सिलेंडर का इन्होंने छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने वादा किया था कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। अब उसमें भी एक ये लगा दिया कि साहब उज्ज्वला कनेक्शन जिसके पास है उनको हम 450 में देंगे। तो उससे भी छत्तीसगढ़ के लोगों को छला हुआ लग रहा है। शराब की बात इन्होंने की है, तो जब अजीत जोगी की सरकार 2003 में गई थी तो छत्तीसगढ़ को शराब से 800 करोड़ रुपया राजस्व मिलता था, लेकिन जब रमन सिंह की सरकार 15 साल रही तो 8000 करोड़ रुपए का राजस्व हो गया था। तो ये शराब की आदत तो छत्तीसगढ़ वासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाली है। उनको हमने कोशिश की, हमने लोगों के बीच में गए, बात की, तो ये सब ठीक हो गया। लग रहा है आप लोगों की नाराजगी दूर हो गई है। अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नशीली शराब देते थे और नकली शराब देते थे, तो अब तो बाजी इनके हाथ में, गेंद इनके पाले में। बंद कर दे शराबबंदी, कर ले शराबबंदी, दे दे लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर, दे दे 3100 रुपए में धान, 21 क्विंटल धान खरीदे। चलिए, लिस्ट लंबी है अशोक बजाज जी, और इन लिस्ट को लेकर जब जनता के पास कांग्रेस जाएगी तो सवाल आप लोग से होंगे, फिर इसका जवाब क्या है? जवाब नहीं देंगे तो जनता नाराज भी हो सकती है जिन्होंने आपको अभी सत्ता में बैठाया है। देखिए तिवारी जी, अभी तो हमारी सरकार को गठन हुए महीना भर नहीं हुआ है, और महीने भर में ही अगर इस प्रकार कांग्रेस जो है सवाल खड़े करेगी तो एक उंगली इधर उठाएंगे तो 3 उंगली तो उधर उठेगी। क्योंकि कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी की है उसकी सजा इनको विधानसभा में मिल गई, और जनता भूली नहीं इस बात को। कोरोना काल में जब दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, मंदिर के पट बंद हो गए, तो शराब की दुकान छत्तीसगढ़ में खुली रही और ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई। यानी आप एकदम मोबाइल के माध्यम से जितना चाहे, जब चाहे, जहां चाहे शराब मंगा सकते हैं, और इस कारण से इनके सरकार का मौखौल बहुत उड़ा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस आज गर्त में जा रही है, इसीलिए जा रही है कि इन्होंने हमेशा राम का विरोध किया। आज जनता की आस्था है। आज हमारी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी को राम लला विराजमान हो रहे हैं और घर घर त्योहार मनाइए, जश्न मनाइए, दिया जलाइए, डेकोरेशन करिए और रंगोली बनाइए और जश्न मनाइए, गीत संगीत करिए। ये हमारी पार्टी का आदेश है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए आदेश है। और कांग्रेस पार्टी वाले भी अगर राम के प्रति आस्था रखते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बोले ना भाई जश्न मनाएं, क्योंकि 550 साल बाद भगवान राम लला
टेंट से मंदिर में आ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है और ये केवल भाजपा और केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये हमारे समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों के आस्था का प्रश्न है। और अगर यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं, अगर ये आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, इसका मैसेज जो जाएगा तो कुछ सीटें मिलने वाली थी, उन सीटों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। अशोक राज आहूजा जी, हिट विकेट कहा जा रहा है इस तरीके का निर्णय, जिसमें मंदिर में ना जाना, उसका प्रचार करते हुए विज्ञप्ति जारी करना कि हम बहिष्कार करते हैं, ये तो हिट विकेट है। मुझे हंसी आ रही है अशोक बजाज जी की बातों पे। सबसे पहले तो 1986 में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था और उस ढांचे को गिराने में, तो अभी क्यों मना कर दिया आप लोग? अभी जाइए, आपने खुलवाया। बात तो सुनिए, उस ढांचे को गिराने का सबसे बड़ा श्रेय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का था। भारतीय जनता पार्टी की उसमें भूमिका कहीं नहीं थी, वो शिवसेना आज इनसे अलग हो चुकी है। और रही बात चारों शंकराचार्य आज इनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, वो चारों शंकराचार्य जो शुरू से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वो उस मंदिर में नहीं जा रहे हैं, उद्घाटन में इसका क्या छत्तीसगढ़ में असर पड़ेगा? क्या वो भी बिल्कुल पड़ेगा। चलिए, और अजय चंद्राकर जी आखिरी का कमेंट ले लेते हैं। और जल्दी। उनका आरोप है कि अभी पूरी तरह से मंदिर निर्माण हुआ नहीं है पूरी, और वहां पर रामलला की मूर्ति को स्थापित करना, ये इसका विरोध करते हुए चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं और ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे कि हम राम। चंद्राकर जी, क्या इन दोनों तर्कों में किसका पलड़ा भारी लगता है और क्या इसका असर हम छत्तीसगढ़ के कम से कम हिंदी बेल्ट के जो सीटें हैं उस पर देख सकते हैं इस तरीके की बातों का? देखिए मोहन जी, अभी राजनीति क्या करवट लेगी कहा नहीं जा सकता। हमारे पास उदाहरण है, जब विवादित ढांचा को गिराया गया उसके बाद चुनाव में बीजेपी गई और कल्याण सिंह चुनाव हार गए थे। यह भी एक नजीर है। तो क्या होगा, क्योंकि 63% वोट कह सकते हैं कि कांग्रेस या अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल या तथाकथित इंडिया गठबंधन को मिला था, 33% वोट बीजेपी के पास था। तो देखिए राजनीति में कब क्या कौन सा पॉइंट कहां पर क्लिक करेगा, चुनाव में जाने के पहले अनुमान लगाना कठिन काम है। और लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राम तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जब चंदखुरी में राम मंदिर, कौशल्या मंदिर का इतना प्रचार किया गया और उसे सब माने श्रद्धालु तीर्थ यात्री के रूप में वहां जा रहे हैं, तो ये तो वे ऑफ लाइफ है। और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में राम जो है 9 कला का अवतार है। और ये उस कह सकते हैं स्वामी तुलसीदास जी को बार बार प्रणाम करना चाहिए, जो देववाणी भाषा में था उसको वो अवधी भाषा में लाया और रामायण जन जन तक पहुंचा। बिल्कुल। चलिए, तो राम जन जन के हैं, इसलिए उनके ऊपर की गई टिप्पणी, उनका मंदिर को लेकर राजनीतिक जो स्टैंड है उसका सबका असर हमें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अपने अपने तर्क दोनों पार्टियों के हैं। जी जल्दी। का पत्ता तो अभी हमारे पास बाकी है। कौन? जिस ढंग से जो ये जंगल हसदेव जंगल कट रहा है और उसके वो अभी कांग्रेस के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं, राजस्थान में लोकसभा में इसका क्या असर होगा? कटाई जो चालू हो गई है, पूरा भारत वर्ष समझौता देख रहा है और पूरे भारत वर्ष के लोग जो है केवल एक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा। चलिए, समय कम है इसलिए चर्चा हम यही खत्म करेंगे। चलिए, ठीक है, आएंगे। तो आज समय कम है, फिर कभी इस पे चर्चा करेंगे तो हसदेव वाला पॉइंट भी आप लोगों के साथ रखेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक राज आहूजा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।